गुड मॉर्निंग एवरीवन, कम ऑन स्टार्ट टू द वीडियो। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 9th के हिंदी सब्जेक्ट से, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत नेसेसरी है। और आज हिंदी सब्जेक्ट से जो आप लोग को हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 से है। ठीक है, हिंदी के चैप्टर नंबर 1 से दो बैलों की कथा। ठीक है, दो बैलों की कथा आप जरूर पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे ही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि हमारे चैनल में आप नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कांजी हाउस। देखिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजी हाउस के बारे में हम जानते होंगे, पहले कांजी हाउस हुआ करता था इधर भी, क्योंकि कांजी हाउस में जब उस पशु को रखा जाता था जो किसी की खेती बाड़ी को जो सो नुकसान पहुंचाता था, उसको कांजी हाउस में जो सो उसको भेज दिया जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या उसका जवाब है। कांजी हाउस एक प्रकार के पशुओं की जेल थी। ठीक है, उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरे के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। ठीक है, ये जो कांजी हाउस होता है वो क्या होता है, एक जानवरों का जेल होता है। ठीक है, और फसल नष्ट करने के कारण ही जो से उसको जो से उसमें कैद किया जाता था। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने ना दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। ठीक है, अगर हाजिरी नहीं लेता तो पता कैसे चलता कि कौन सा जानवर हमारे जेल में है या कौन भाग गया, इसलिए प्रतिदिन उसका हाजिरी लेना पड़ता था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया। आप पढ़े होंगे कि छोटी बच्ची जो थी वो रात को चुपके चुपके से बैलों को रोटी खिलाती थी, क्योंकि उसके प्रति उसको बहुत ज़्यादा प्रेम था। ठीक है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। ठीक है, इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता मारता पीटता, और शाम को गया कौन थे, ठीक है, वो बैलों का जो मालिक था। ठीक है, और उन्हें मारता पीटता था और दिन भर जोतते थे हर। ठीक है, और शाम को शाम को क्या करता था, सूखा भूसा जो होता था वो डाल देता था। और छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उनकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है, उनके साथ अन्याय होता देखा उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ाया। ठीक है, ये छोटी बच्ची थी, उनकी माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ बहुत उसको पीटती थी, इसलिए वो सोची कि जिस तरह से ये बैल पीटा जा रहा है उसी तरह मेरा इसका एक ही परिस्थिति है, इसलिए बैलों के प्रति उसको प्रेम हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछता है कि कहानी में बैलों के ठीक है माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। ठीक है, देखिए इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या कहा गया, थोड़ा देखिए पॉइंट में दिया गया है, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। ये तो सही बात है, जो ज़्यादा सीधा साधा चाहे वो इंसान रहे या जानवर रहे उसको गधा ही कहा जाता है। ठीक है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। जीवन में ज़्यादा सीधा साधा भी नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अधिकार के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी होता है। बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, आगे क्या कहा गया, देखिए आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। आज़ादी, किसी को भी आज़ादी चाहिए। एक चिड़िया को अगर हम पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो भी आज़ाद होना चाहता है, इसलिए आज़ादी बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इस तरह से आज़ादी सबको जरूर है। ठीक है, अब क्या कहा, मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट, अब मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। मनुष्य को एक कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा हम सुख रहेंगे या हमेशा हम दुखी रहेंगे। उसके पास कभी भी कष्ट आ सकता है, इसलिए कष्ट का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, आगे वाला पॉइंट में क्या दिया गया, देखिए समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। वैसे लोगों को जो सुखी संपन्न हो, जिससे कोई लेना देना किसी से नहीं हो, उसको भी आज़ादी के लिए
उसमें भागीदारी निभाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या आ गया देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या गया, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थमूर्ख प्रयोग न कर किस नए व्यर्थ की ओर संकेत किया है। इस कहानी में प्रेमचंद ने गधे की कहानी जो सो ठीक है, उसके विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थमूर्ख और प्रयोग न कर किस नए अर्थ की संकेत किया है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आपके लिए बहुत नेसेसरी वीडियो, इसलिए आप पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए, क्या कहे, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। आप जानते हैं कि जितना भी जानवर होता है सबसे बुद्धिहीन गधा को ही माना जाता है। ठीक है, यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हो तो हम उसे गधा कह देते हैं। जैसे हम किसी को अपने दैनिक जीवन में बोलचाल में किसी भी व्यक्ति को क्या कहते हैं, गधा कहते हैं। ठीक है, बैल कहते हैं, लेकिन बैल से भी ज़्यादा बुद्धिहीन गधा होता है। ठीक है, गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना है, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। आप जानते हैं कि गधा किसी से किसी भी प्रकार का कोई जो है सो द्वेष भावना नहीं दिखाते, वो सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं। जैसे कुत्ता को हम छेड़ेंगे तो कभी काट लेता है। ठीक है, गाय भी होती है, वो बहुत आदमी को जो सो थोड़ा जब उसको गुस्सा आता है तो वो भी मारने के लिए दौड़ जाती है। बैल भी वैसा ही करते हैं, पर गधा ऐसा कभी नहीं करते हैं। ठीक है, वो सहनशील जानवर है। ठीक है, जैसे क्या कहता है, जैसे जानवर कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। ठीक है, ऋषि मुनि जिस तरह से, लेकिन ये हमको सुनने में आया कि ऋषि मुनि जब गुस्सा करते थे तो बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता था लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं। फिर भी गधा, किसी प्रकार का गधा के पास कोई क्रोध नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। आप जानते हैं ना, दोनों बैलों था, उसका नाम क्या था, एक का हीरा दूसरा का मोती था। ठीक है, तो किन घटनाओं से पता चलता है, कौन सा घटना घटा तो पता चला कि हीरा और मोती दोनों में बहुत डीपली फ्रेंडशिप है। ठीक है, तो इस कहानी में चलिए आगे इसका आंसर देखते हैं। क्या कहता है, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी है जिससे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। चलिए पहली घटना देखते हैं। पहली घटना क्या है, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार, देखिए गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके कंधे पर आए। चलिए पहला घटना देख ले। जब उसको गाड़ी में जोता जाता था तो एक बैल, जैसे हीरा ज़्यादा चाहता था कि मेरे पर ज़्यादा भार हो, कहीं ज़्यादा जो सो मोती पर ना चल जाए, इसलिए इस तरह से की घटना उसके साथ से पता चलता था कि उन लोगों में काफ़ी दोस्ती है। ठीक है, चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। आगे वाला पॉइंट में क्या गया है, दूसरी घटना में देखिए। दूसरी घटना में कहा गया है, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया और वह हल, रस्सी और जुआ जो सब लेकर भाग पड़ा, इससे हीरा का कष्ट देखा ना गया। ठीक है, जब गया कौन था, दोनों बैलों का मालिक था। ठीक है, और हीरा के नाक पर जब उन्होंने डंडा मारा तो मोती से सहा ना गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो सब रस्सी उसी जितना भी था हल उल सब लेकर जो सो भाग गया, उससे उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, इससे इस घटना से भी पता चलता है कि हीरा और मोती के बीच में एक गहरी फ्रेंडशिप थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे वाला पॉइंट में देखिए। आगे वाला पॉइंट में कहा गया है, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठोकने लगे। जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे तो एक सींग मिलाकर एक दूसरे को ठोकने लगे। ठीक है, और ठेलने लगे। ठीक है, अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया तो वह पीछे हट गया और उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक दिया। देखिए, दोनों बैल एक दूसरे को ठेलता तो क्या होता, झगड़ा बढ़ जाता, लेकिन अचानक क्या किया, जो सो हीरा क्रोध में आ गया और वह पीछे हट गया ताकि दुश्मनी जो दोस्ती जो है वो दुश्मनी में न कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए चौथी घटना देखते हैं। चौथी घटना में क्या कहा गया, चौथी घटना देखिए। चौथी घटना में जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ, आप जानते हैं ना,
जब हीरा मोती चल रहा था उसके सामने क्या आ गया, सांड आ गया। ठीक है, तो उन्होंने ओजनापुर एक दूसरे का साथ देते उसका मुकाबला किया। अगर एक हीरा कहीं अगर सांड से लड़ जाए अकेला तो होता नहीं उसका सामना, और अकेला उसका सामना नहीं कर पाता, इसलिए हीरा मोती मिलकर सांड को क्या किया, प्रहार पहुंचाना शुरू किया और दूसरे का साथ देते उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। अगर अकेले कहीं जो है सो लड़ता तो अकेले उसका सामना नहीं कर पाता, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सांड को थोड़ा बैल से ज़्यादा ताकत होता है, इसलिए दोनों ने मिलकर सांड को हरा दिया और उसको ज़मीन पर भी गिरा दिया। ठीक है, पांचवी घटना देख लेते हैं। पांचवी घटना क्या है, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। पढ़े होंगे, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा जाता है। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। चलिए समझ में आ गया पांचवी घटना भी आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। घटना इतने से घटना खत्म हो गया। छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है वह भूल जाते हैं। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेम चंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। क्या कहता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, ऐसा तो नहीं है, वो तो जानवर ही होता है, वो तो कभी नहीं कहेगा कि औरत कौन है कौन जेंट्स है, उसको तो मारना ही मारना है। ठीक है, चलिए लेकिन आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या दिया गया, देखिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी के जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। प्रेमचंद का कहना क्या था कि वो नारी जाति का जो था उस बहुत ज़्यादा उसको सम्मान करता था, इसलिए उन पर सींग चलाना मना था। नारी विभिन्न रिश्तों बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है और वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। सच्चाई है कि वो नारी जो त्याग करती है, दया करती है, ममता दिखाती है, सहनशीलता करती है का ये जो है वो एक जीता उदाहरण है। सही बात है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा त्याग कौन कर सकती है, नारी कर सकती है। दया किसको आता है, नारी को आता है। ममता किसको कौन करता है, नारी ही करती है। सहनशीलता भी नारी को थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए प्रेमचंद ने कहा कि हीरा ये जो है सो नारी पर सींग चलाना जो है सो अच्छा बात नहीं है। ठीक है, विपरीत परिस्थिति में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते तो इससे उसकी गरिमा का कम नहीं हो जाती है और ना उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है, क्यों नहीं, महिलाओं के प्रति सम्मान ही रखना चाहिए। और उसने यह भी कहना चाहा कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। देखिए, एक पशु नारी जाति का सम्मान कर रहा है, लेकिन आज के समय में लोग नारी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और नारी का सम्मान करना अति आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान किसे कहा जाता है, जो खेती बाड़ी करता है उसी को किसान कहा जाता है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। किसान जीवन में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहा है। ठीक है, किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति क्या करता है, प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए भी जान देने के लिए तैयार रहता है। बहुत ऐसे जानवर होते हैं जो मालिक के बिना नहीं रह सकता है, मालिक के साथ साथ रहता है। जहाँ जाते हैं मालिक, जैसे चरवाह के लिए गए तो उसके साथ साथ में चल रहा है, घर आए तो घर में भी उसके साथ थोड़ा इधर उधर। इसलिए मालिक और पशुओं के प्रति थोड़ा प्रेम देखने को मिलता है। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। ठीक है, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे हीरा मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसके ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए थे, उसका हृदय आनंद से भर गया और गांव भर के क्या कहता है, और गांव भर के बच्चे ने भी बैलों की
में भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। अनेक मानव को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, मानव के प्रति उसी तरह पशुओं के प्रति भी एक मानव व्यवहार कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इतना तो ही हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, देखिए क्या कहता है सब। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई है, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि परोपकारी स्वभाव वाले प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता है बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है। ठीक है, और क्या करता है, ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है और वह कांजे हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है और वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को एकदम 100% समझ में आ गया होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत नेसेसरी है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर अगला दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।